डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि और वीडियो और क्लास में चर्चा किए हैं, बिहार दरोगा के लिए महामैराथन है जिसमें भारतीय संविधान का आपका दूसरा क्लास या दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो या क्लास में आपको 50 से 51 जो था क्वेश्चन मिल गया था, उसका जो डिस्कशन कहें चाहे जो कहें, जितना उसमें समझाना, ये दूसरा वीडियो है या दूसरा क्लास है, आप देखिए। फिर वही चीज़ है जो पहले पिछले क्लास में भी चर्चा किए हैं कि हम लोग का फाउंडेशन कोर्स है एक, जिसमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारा कुछ जो है, ज्योग्राफी का मैप भी इसमें शामिल है, जिसका ड्यूरेशन इतना है। 2 सब्जेक्ट चलेगा, 1-1 घंटे का मिनिमम क्लास रहेगा, घंटा से ज़्यादा ही होगा, और लगभग 9-10 महीना, लेकिन रख दिए जो किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो 1 वर्षों यानी 12 महीना के अंदर में आप पूरा सिलेबस पूरा कर लें, सारा कुछ चलेगा। जिसका ये ऑफर फी के रूप में मात्र 1499 रखा गया है। क्लास 3-4 दिन से चल रहा है, ज्योग्राफी से शुरू हुआ है, 4 बजे क्लास है, उसमें 1 सवा घंटा भी चल रहा है। मंडे ट्यूसडे से हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा और भी कोई साइंस में एक पेपर चलेगा। इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। आपको लगता है मेरा टीचिंग का स्टाइल या पढ़ाने का तरीका या पढ़ाई अच्छी लगती है तो, और इसके अलावा भी एक सुविधा है जो आपको लगता है जो नहीं कुछ पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़े हुए हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट आप अलग भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री भी केवल पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, ये सारा कुछ जो है टोटल जीएस के नाम से जो ऐप है उसे प्ले स्टोर पर दिया हुआ है। उसमें भी जैसे ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो 199 में ही मात्र आप 3 महीना लगभग लग जाएगा, 1-1 घंटे का क्लास है। या फिर कोई मैप भी ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते तो सेपरेट भी पढ़ सकते, तो ये सारी सुविधा आप लोग को दे दिया गया है। इसमें से आपको लगता है ये आपके परीक्षा के अनुसार हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें से आप जुड़ जाइए। और साथ साथ ये जो चल रहा है आपके यूट्यूब पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये क्वेश्चन का डिस्कशन या और अभी तो 2 दरोगा है 18 और 21 के, इसके बाद में एडीओ है, बीपीएससी का एडीओ, उसका नई तिथि की घोषणा हो चुकी है, जो कल हम भी इन्फॉर्म आप लोग किए हैं चाहे जो है, तो उसमें इसके बाद वो उसका भी एक बहुत ही सस्ता और सुगम बैच अगले वीक हम ला रहे हैं। उसमें आप पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकिन 2-2.5 महीना में आपको थोड़ा मुख्य चीज़ करके ख़त्म, उसका मात्र 99 फी रखा गया, मात्र 99, 6-7 सब्जेक्ट, और नहीं तो लगभग 2000 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन। उसका भी अगर आप चाहते हैं पढ़े हुए हैं तो वो भी 99 में ही कर सकते हैं। उसमें अधिक से अधिक आप जोड़िए, और जैसे हम क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं, चारों ऑप्शन जहाँ है, जहाँ पर ऑप्शन ही बेढंगा दिया हुआ है तो उसमें बोलने का स्कोप नहीं, वहाँ नहीं बोलते हैं, तो सब तो बोलते ही हैं। तो उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा 2000 का लगभग क्वेश्चन होगा, जिसमें हिस्ट्री 400-500, ज्योग्राफी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो वो भी उसका भी मात्र आप लोगों से जुड़ने के लिए और आपके बीच हम पहुंचने के लिए उसका भी मात्र 99 हम माने 99 में ही आपको 3 महीना लगभग हम पढ़ाएंगे, 2.5 से 3 महीना, और 2 घंटा क्लास रहेगा, 2 सब्जेक्ट का चलेगा। तो वो सब डिस्क्रिप्शन जो है आजकल में आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, चाहे उसका हम सूचना दे देंगे। ये दरोगा 18 के है, इसके बाद 19 से अभी से हम शुरू करना है, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। और इस कड़ी में अगला जो आपका है पॉलिटी का, उसको देखिए, तब आगे और बातें करते रहेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए ये फिनलैंड जो है से यूरोप महादेश का देश है, यूरोपीय कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, हो गया। इसका संसद का क्या नाम है, तो इसका भी नाम है संसद का, ठीक है ये। तो इसमें और देख लीजिए, जापान को डाइट कहता है, बांग्लादेश को जातीय संसद कहता है, नेपाल को नेशनल पंचायत कहता है, तो एक जगह दिया हो रहा था, इसमें तो हमारा कोई भूमिका नहीं है। अब प्रीवियस क्वेश्चन है जिस कारण हम इसमें ऑप्शन में कुछ कर भी नहीं रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जो मेरा क्वेश्चन डेवलप किया हुआ है 10-10 प्रश्नों का सेट जो 1-2 कराए हैं, और भी वो बना हुआ है, बना क्या उसमें तो और
आपको एक क्वेश्चन में हम 4-5 आंसर बनाने के लिए क्वेश्चन तो वही रहता, ऑप्शन बदल देते हैं जिससे कि आपको अधिक से अधिक हमको बोलने का बताने का मौका मिले। लेकिन ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें हम इधर उधर करेंगे छेड़छाड़ तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन था ही नहीं सर क्या कर दिए। तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कि जहाँ जो जितना ऑप्शन है उसी के अनुसार हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अब देख लीजिए, तो रटने का इसमें हमारा कोई भूमिका है नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है तो ले लिए हैं। ठीक है, कोई दल लोकसभा में विपक्षी होने का दावा करता न्यूनतम कितना, तो आप जानते हैं जो लोकसभा में जो ऐसे अधिकतम जो है वो क्या है 552 है। अभी वर्तमान में सब क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में 545 सीट पर इतना है। ठीक है, तो जो है विपक्ष का है किसी भी राज्य विधानमंडल में, और विधानमंडल में विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो तो कुल सीट का 1/10 होना चाहिए। तो विपक्षी कहलाने के लिए कुल सीट या सदस्य का मतलब 10वां भाग। ठीक है, तो क्या है 552 या ये है, तो उसके लिए आपको 55 का होना जरूरी है। जैसे बिहार में 243 है सीट, जो आप अभी हाल ही नवंबर में चुनाव हुआ, फिर नई सरकार बनी, नेतृत्व तो ही नीतीश जी की ही रही। तो देखे हैं जो विपक्षी पार्टी जो यहाँ आरजेडी है उसको 25 सीट मिला है। अगर क्या है 243 है तो इसमें देखे 23, अगर मतलब कम हो जाता 23 से कम हो जाता तो विपक्षी पार्टी का अधिकार भी तेजस्वी को नहीं मिलता। समझ गए, 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था, वो मात्र 22 सीट पर आ गया था। तो ये सब व्यवहारिक पक्ष है, चाहे जो उदाहरण से आप बेहतर समझते हैं। तो चाहे लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में विधानमंडल की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था होता है, विधान परिषद होता है जिसको ऊपरी सदन अस्थायी सदन कहा जाता है, और निचली सदन को या अस्थायी सदन को विधानसभा कहा जाता है। तो यहाँ बिहार में तो द्विसदनीय बाइकैमरल सिस्टम है ना, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधान सभा भी है और विधान परिषद है। तो तेजस्वी जो यहाँ जो हैं वो निचला सदन मतलब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का उनको संवैधानिक अधिकार तभी मिलता जब कुल सीट जो 243 है उसका मतलब 1/10 तो 23 होता। लेकिन आरजेडी खुद जो है से 25 सीट जीत, कैसे गठबंधन तो 35 जीत ली है, जो आपके करंट इवेंट में एक जो सेट मिला था उसमें हम बताए थे। तो ये सारा कुछ इससे रिलेटेड आपको बता दिए हम। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग जिसको कहते हैं, ज्वाइंट सीटिंग संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद एक ही साथ सब कुछ कर दे 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो करता है लोकसभा। एक ही लाइन में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो आता है एक के साथ कर दिए। और संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कोई ऐसा विधेयक है या कोई अधिनियम है, विधेयक तो अधिनियम बनने से पहले ही होता है, विधेयक मीन्स बिल और अधिनियम मीन्स एक्ट, और उसी अधिनियम को आम बोलचाल की भाषा में कानून कहा जाता है। तो विधेयक जो है से पेश होगा, कोई जरूरत नहीं है से वो पास होगा दोनों सदन से, राष्ट्रपति रेटिफाई मुहर लगाएंगे तभी वो मतलब अधिनियम का रूप धारण कर यानी कानून बनेगा। तो कोई ऐसे विधेयक पेश किए जाते हैं जिसमें दोनों सदन में विरोधाभास हो जाता है, एक मत नहीं होते हैं, तो दोनों को जैसे देखते हैं लोकसभा से पास हुआ विधान, राज्यसभा से नहीं पास होता है, राज्यसभा से हुआ लोकसभा नहीं होता है, तो विरोधाभास जब हो जाता है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है से ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, या आप दोनों एक साथ बैठिए
और जो विरोधाभास है किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर, किसी कानून बनाने में, तो उस पर आप बैठ के दोनों सहमति कीजिए, चाहे जो है। लेकिन अध्यक्षता जो है से करता है समकालीन लोकसभा के अध्यक्ष। एक ही साथ लिख दिए हैं, जब कोई विधेयक कानून का रूप धारण यानी अधिनियम बनने जाता है तो दोनों सदन के सदस्यों में विरोधाभास होता है, तो ऐसी स्थिति में समकालीन भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत ये संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन बुलाने के फलस्वरूप दोनों की अध्यक्षता प्रेजाइडिंग जिसको कहता है, मतलब प्रेसाइडेड बाय कंटेम्प्रेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी समकालीन लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्ष। एक के लाइन में सारा चीज कह दिए। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, और धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के तहत इसका चर्चा है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष कहता है। और धन विधेयक जो है मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। एक के लाइन में धन विधेयक को पेश करने राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। धन विधेयक का चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्धारण समकालीन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा से पेश किया जाता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। उस पर कुछ अगर उसमें संशोधन करने की बात है तो उसके किए हुए संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होता है। अगर 14 दिन से अधिक रोक लिया जाता है राज्यसभा द्वारा तो वैसी स्थिति में अपने आप में धन विधेयक को पास माना जाता है। जितनी बातें यहाँ से है लगभग जो आपकी ज़रूरत का है सारा हम कोशिश करते हैं जो एक ही साथ आपको बता दें। सारा कुछ इसके साथ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा हित रटने का चीज है? मुख्यमंत्री नहीं थे ये। HD देवगौड़ा कर्नाटक से है, मोरारजी देसाई जो है महाराष्ट्र से, चरण सिंह समकालीन यूपी से, सब मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये नहीं रहे। ये तो रटने वाली चीज है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री PM ऑफ इंडिया लोकसभा द्वारा निर्वाचित लोकसभा थोड़ी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो ये नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन किसको? हमको आपको थोड़े ही। तो लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसी किया जाता है। और वो एक देते हैं जो आप बहुमत है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुमत वाली सरकार नहीं है, मिली जुली सरकार है, गठबंधन की है, तो बताया जाता है से इतना तारीख के बीच में आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए सदन में, यानी लोकसभा में। और ये 75A में है तो यहाँ पर नहीं बोल पाए। कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट पूरा विभाग का वो अध्यक्ष होता है, माने हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो है से बड़ा होता है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, कैबिनेट मिनिस्टर इज ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद जो है से विस्तृत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सदस्य होते हैं, समझ रहे। इसको किचन कैबिनेट भी कभी कहा जाता है। जैसे आप देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में अभी केंद्र में जो है
से अमित शाह तो खुद गृह मंत्री है, सीतारमण जो है से फिनांस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह जो है से ये डिफेंस मिनिस्टर है। तो कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या जो होती है हमेशा कम होती है। पूरे हेड का विभाग का वो प्रधान होता है। तो इसको कोर कमेटी भी बोला जाता है। से जब अगर प्रधानमंत्री कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे तो यही कैबिनेट मिनिस्टर ही है। तो कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या हमेशा ही मंत्री परिषद से कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ इज ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद का वो क्या है, एक अंग है या छोटा भाग है जिसमें प्रमुख मंत्री रहते हैं, चाहे वही मिलके सब कुछ सरकार का माने संचालन करते हैं। समझ गए। और उसी में होता है राज मंत्री माने स्टेट मिनिस्टर, एक उप मंत्री भी होता है। तो राज मंत्री जो होते हैं सो उसके अधीन होते हैं। लेकिन कोर कमेटी कैबिनेट मीटिंग की कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट मिनिस्टर को बुलाया जाए। इनवाइट किया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो कहिए ना जिसको किचन में कौन रहता है, जो ज़्यादा नज़दीक होता है। तो किसी सरकार, किसी की सरकार हो, किसी भी काल की सरकार हो, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है से प्रमुख होते हैं या सबसे प्रभावशाली होते हैं। जैसे बिहार के देखिए ना, बिहार के होम मिनिस्टर जो है अमित शाह है। अब बिहार से बीजेपी के नित्यानंद राय हैं। तो स्टेट मिनिस्टर इनको एक बार नहीं चढ़ने दिया था स्टेज पर, तो राजनैतिक कुछ है, उस पर टीका टिप्पणी हम लोग क्या करेंगे। तो इनका उतना वैल्यू नहीं है, राज मिनिस्टर है। उपेंद्र कुशवाहा भी कभी शिक्षा के रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं। न्यायालय में आरक्षण की बात किए थे, इनको हटा दिया गया। तो मंत्री एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य स्टेट मिनिस्टर, एक उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री तो वही एक पीछे लगने वाला, लेकिन उसका एक सीनियर और जूनियर, चाहे ज़्यादा महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण। तो कैबिनेट में वही लोग होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर का हो या राज्य स्तर का हो। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद और राज्यपाल को सहायता देने के ये देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द कंटेम्परेरी गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। कहता है कि अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में कहता है कि समकालीन जो इस राज्य के राज्यपाल होंगे उसके सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जो अनुच्छेद 164 में कहता है। यही जो है अनुच्छेद 74 में कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द कंटेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद बड़ा है, उसमें से आप कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। और ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर अनुच्छेद 164 के तहत और आर्टिकल 74 के तहत ही सेम चीज होगा। किसके लिए, यहाँ सलाह देने के लिए मंत्री परिषद राज्यपाल को। तो यहाँ क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। एक के साथ दोनों कर लीजिए। राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में चर्चा किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा जो समकालीन राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करेंगे। ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर गवर्नर के लिए अनुच्छेद 114 में चर्चा किया गया। एक के साथ दोनों हो गया। पढ़ने का तो यही तरीका है आपका, जिससे कम समय। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल जो है केवल राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करेगा, स्टेट लिस्ट पर। और अध्यादेश जो जारी होता है ऐसा होगा ऑर्डिनेंस, जब दोनों सदन के सत्र में न हो। समझे। तो ठीक दोनों कंपेयर कीजिए। अनुच्छेद 123 के तहत अगर संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तो उस स्थिति में अगर समकालीन राष्ट्रपति अगर भारत के लिए कोई ऐसा चीज जरूरत समझते हैं जो कानून बना, तो अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं
और उस कानून का उतना ही महत्व है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 123 है। और वैसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल जो है से 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। जब दोनों सदन या एक सदन, बहुत सारा राज्य है जिसमें एक सदनीय व्यवस्था है, बिहार जो है से बाइकैमरल सिस्टम है, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो विधानसभा या विधान परिषद जब सत्र में नहीं हो तो ऐसे में बिहार राज्य के लिए अगर ऐसा कोई कानून बनाना जरूरत समझ रहे माने, तो यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान जो अभी गवर्नर हैं, ये अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करके कानून बना सकते हैं। और दोनों का महत्व उतना ही है जितना यहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून है, वहाँ संसद द्वारा पारित कानून होता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल किसकी पूर्व, धन विधेयक। तो धन विधेयक क्या होगा, वहाँ पर क्या था, राज्य विधान में संसद में राष्ट्रपति के यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल होगा। अगर थोड़ो पढ़ते हैं तो एक साथ आप कई चीज कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग ABC करते हैं तब तो परेशानी होगी। राज्य में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि तो इसका होता है, हो गया। नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सलाह पर किसके, कैबिनेट मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह सब कुछ करते हैं प्रधानमंत्री। व्यवहारिक में तो सब कुछ प्रधानमंत्री है। संसदीय व्यवस्था का माने खासियत कहिए चाहे जो कहिए कि सब कुछ करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कोई लेटर इशू और नाम होगा राष्ट्रपति के नाम से। सारा कुछ यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन जो राज्य स्तर का लेटर आएगा, कुछ जो वार्तालाप होगा चाहे संदेश होगा मोहम्मद आरिफ खान से यानी गवर्नर के। तो वास्तविक में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री होता, लेकिन सरकार की नज़र में या संविधान में वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल हैं। संविधान के अनुसार विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, विधान परिषद के लिए ये और विधानसभा के लिए ये और ये पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, तो ये हो गया विधान परिषद मतलब MLC हो गया। और इसके लिए आपको चाहिए MLA बनने के लिए ये चाहिए, आइए पंचायत का चुनाव एक के साथ करना लीजिए। पंचायत के चुनाव के लिए अहर्ता जो है से आयु की अहर्ता जो है से 21 वर्ष है। जो क्वेश्चन कर रहा है ये आपका ये है, राष्ट्रपति बनिएगा, गवर्नर बनिएगा, तो ये चाहिए आपको। देयर शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट अटेंड एटलीस्ट 35 ईयर्स, माने भारत का एक नागरिक हो और जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह कोई लाभ के पद पर न हो, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। तो उम्र उसको 35 होना चाहिए, हो गया। राष्ट्रपति बनने के लिए या गवर्नर बनने के लिए पंचायत का चुनाव होने के लड़ने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए MLA बनने के लिए ये क्या कर रहा है, MLC यहाँ तो लिखिए दिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और ये इसके लिए अब 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए, और भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। कोई लाभ के पद पर आप आसीन न हो, लाभ के पद का तो कई मतलब है, लेकिन यहाँ उतना लेंदी हो जाएगा। तो किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन और समाप्ति, क्रिएशन और एबोलिशन जिसको बोलता है, क्रिएशन और एबोलिशन मतलब सृजन करना है या समाप्ति करना है। ये होता जो है, एक चीज और जान लीजिए, 169 के तहत ये याद रखिए, इसमें नहीं हम जोड़ दिए हैं। तो देखिए राज्यपाल की सिफारिश नहीं,
राज्य को छोटा करना है या बड़ा करना है, इस संसद का काम अनुच्छेद 3 में कहता है कि संसद जो है किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाकर दूसरे में जोड़ सकता है, किसी को घटाकर किसी में दे सकता है। जैसे 2000 में पास हुआ, बिहार से झारखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड या उत्तरांचल निकला। उत्तराखंड बना था तो उसमें तो उत्तराखंड था, लेकिन 2007 में जाकर उसका नाम बदल दिया गया। उस समय तो उत्तरांचल था, अभी जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद को अधिकार है। अब कह रहा है कि हमारे यहाँ जैसे बिहार में है द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा है, विधान परिषद है। अगर यहाँ के एमएलए विधानमंडल के निचली सदन के अगर सदस्य ये चाहते हैं कि नहीं से हम यहाँ एक सदनीय व्यवस्था ही रखेंगे, विधान परिषद में केवल विधान सभा होगा, तो वो राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगा, तो ये संसद इसको क्या कर देगा, या तो रिलीज कर देगा या फिर नया, जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ चाहेगा, हम चाहते हैं जो हमको एक सदनीय नहीं द्विसदनीय व्यवस्था चाहिए, तो वहाँ के विधानमंडल के निचले जो सदस्य हो गए यानी एमएलए प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेंगे। तो किसी राज्य में जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था, तो एक सदनीय है तो उसमें जहाँ भी एक सदनीय होगा तो वहाँ विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा। और जहाँ पर दोनों होगा तो विधानसभा के साथ विधान परिषद। तो जहाँ नहीं है तो विधान परिषद आपको बनाया, जहाँ है आपको एक सदनीय करना है तो विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 100 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है कि उस राज्य विधानसभा का यानी एमएलए प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेंगे, तो उसको वो रेटिफाई करके या तो नया सृजन करेंगे या चाहे पुराना जो उसको हटा देंगे। इस सारा चीज एक ही में है आपका। समानतः विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 1/3 हो गया। जैसे यहाँ 243 है तो 1/3 कितना होगा, निकाल लिया, कितना है सो देख लीजिए। कहीं का भी है तो कहीं का भी क्या है विधान परिषद, तो जहाँ जहाँ विधान परिषद होगा तो भारत के अभी 6 राज्य में ही है तत्काल है द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम। बिहार है, यूपी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो सबका देखिए जो एमएलए कितना है तो एमएलसी 1/3 उसका होगा। एक के साथ दोनों आपको बोल दिए हैं, लेकिन वही तो हो गया। निम्न किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था बाई कैमरल सिस्टम। द्विसदनीय का क्या मतलब है, एक जो हो गया आपका विधानसभा हो गया यानी एमएलए इसको निचली या अस्थायी सदन कहा जाता है, और दूसरा जो होगा विधान परिषद मतलब एमएलसी, इसको ऊपरी सदन या अस्थायी सदन कहता है। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। अब बिहार प्लस 5 राज्य जो है मतलब कुल 6 में है, 6 राज्यों में है। पांच राज्य मतलब कुल जो हो गया 6 राज्यों में है। तो 6 राज्य में कौन है, बिहार तो आपका हो ही गया, यूपी अपना पड़ोसी है हो ही गया, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, सब एक के साथ हो गया।
तो इसमें आंसर आपका ये हो गया, इसमें तो है नहीं। यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो वह अधिकतम कितने 6 माह तक, ठीक है। अब विधायक नहीं है, विधायक तो जो हो कह सकते हैं, एमएलए हो चाहे एमएलए या एमएलसी, कोई भी नहीं है तो भी वो 6 माह तक विधायक मंत्री बन सकता है। जिसका बेहतर एग्जाम्पल है बिहार के अभी तत्काल जो चुनाव हुआ है, कौन दीपक प्रकाश है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा है, वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, शायद बीटेक होल्डर आया है के बार, दबाव में आके नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, गवर्नमेंट में शामिल हो गया, लेकिन 6 महीना के अंदर में उसको किसी सदन का सदस्य बन जाना होगा। समझ रहे हैं ना। तो बनेगा कहाँ से, वही एमएलसी बनेगा, और कहाँ से बनेगा, चुनाव में थोड़ी ही जाएगा, जहाँ से लड़ेगा उसका जो हाल होगा से ये कहने की बात नहीं है, सब लोग इससे परिचित है। तो एमएलसी बनाया जाएगा, वो अपना कोटा से जो है, उदाहरण दे दिए हैं, जल्दी समझ जाइएगा। विधान परिषद के सदस्य का कालकाल 6 वर्ष के लिए, अब विधानसभा के लिए ये विधान परिषद मतलब एमएलसी, ये 5 वर्ष एमएलए। इसके लिए पढ़े ना 30 वर्ष चाहिए, इसके लिए 25 वर्ष चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, सब एक के साथ पढ़िए। आर्टिकल 131 में इसका चर्चा है। तो आपराधिक मामले तो सब तो सुनवे करता है, ये राज्यों के बीच, संघ तथा राज्यों के बीच या राज्यों के बीच, समझ गए। यानी संघ केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बिहार और यूपी सरकार केंद्र सरकार, यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार दूसरी तरफ राज्य सरकार, एक तरफ एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ केंद्र सरकार, या 2 राज्यों के बीच में विवाद हो तो ये दूसरा काम 131 के तहत नहीं सुनता है। अभी आपसे हमको कुछ विवाद, हमसे आपको हो जाए तो जाकर सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, लेकिन मेरे मौलिक अधिकार का हनन आप कर लिए हैं, चाहे आपका हम कर देते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा सर्वोच्च न्यायालय, यस देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 124 कहता है। माने भारत का एक संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद इसमें कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। जनहित याचिका के न्यायाधीश, ऐसा तो एक बार हम क्वेश्चन ये कर चुके हैं, पीएन भगवती, ठीक है, पीएन भगवती जाने जाते हैं। जनहित याचिका मतलब PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुनता है। और जनहित याचिका जो लिया गया है भारत के संविधान में, वो अमेरिका से लिया गया है। एक बार आया है, बिहार के CDPO के परीक्षा में आया था, जनहित याचिका कहाँ से भारत के संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया, उसमें 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके इसमें समाहित किया गया है, जहाँ से जो उचित लगा लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव। सीधे हम क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, मतलब सब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ तक मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, अभी तो वही बोले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में आप जाइए, आर्टिकल 32 के तरह
और ये जाइए आर्टिकल 226 के, एक के साथ सब चीज कर लिए हैं। जन देखिए ये तो आइएगा, अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ अमेरिका से लिया गया, भारत में लागू कब हुआ? पीएन भगवती के काल में। चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के 324 में हो गया, 325 है 26 रहता तो इसी में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर, वयस्क मताधिकार के 18 वर्ष के जो भी लड़का लड़की चाहे जो भारत के नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो गया है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे। इसी को वयस्क मताधिकार कहता है, एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट सफरेज भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। मतदान की वही तो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, वो 61वां संविधान संशोधन। आइए देखिएगा ऑप्शन में 1988 के तहत, लेकिन यह इसका केम इनटू फोर्स, ये क्रियान्वित होता है तो वहाँ दो तरह के रहता है, जो लागू ऐसे घरेलू भाषा में लिख देते हैं, लागू हुआ था 1989 में। तो पूछ क्या रहा है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन? तो 61वां किस वर्ष तो ये, लेकिन इम्प्लीमेंट जो होता है जाके 1989 में। तो कहीं कहीं ब्रैकेट में 1989 भी लिखा हुआ मिल जाए कोई किताब में, कभी 88। तो स्पष्ट कर दिए हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ है 1988 में, लेकिन ये लागू जो होता है इम्प्लीमेंट, जिसको केम इनटू फोर्स, क्रियान्वयन जो होता है 1989 में। यह स्पष्ट है। अब देख लीजिएगा, प्रश्न आएगा तब समझिएगा। उपचुनाव, उपचुनाव कभी भी हो सकता है। ऐसे सामान्य चुनाव, जनरल इलेक्शन जो बोलते हैं, जनरल इलेक्शन का काल क्या है? 5 वर्ष हो गया। एक होता है मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, इसका जो है मिड इलेक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी गठबंधन की सरकार जो अस्थिर नहीं रह पाती है। अब ये केंद्र में मान लीजिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, जो कुछ हुआ पिछली बार आप देखें, अगर ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, बहुमत तो क्या होगा? समकालीन राष्ट्रपति के यहाँ बुद्धि विवेक यही देखता है जो कोशिश केंद्र में जो होता है राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल ये भरपूर कोशिश करते हैं कि मध्यावधि चुनाव का मतलब स्थिति ना आवे। इसलिए कि चुनाव में बहुत धन बल की परेशानी होती है, आर्थिक मशीनरी जो है से ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो समकालीन राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी भरपूर कोशिश होती है कि भारत को चाहे देश को मध्यावधि चुनाव में या राज्य को मध्यावधि चुनाव में न झोंका जाए। तो कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है या जिसको नहीं है अगर कहता है वो आमंत्रित करते हैं जो ये गठबंधन, जैसे उदाहरण ले लीजिए ना भी कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी कारणवश अगर ये बहुमत नहीं खो जाते हैं, सदन में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो किसको करेगा? कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी है, उसके नेतृत्व को बुलाएगा जो आप सरकार बनाइए। तो फिर जो नरेंद्र मोदी वाली है कहेगा वो चाहेगा थोड़ी जो दूसरा सरकार में आए। तो उसी समय जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहता है, माने स्व विवेक से काम लेगा राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर राज्यपाल लेंगे, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर। सब कुछ करते हैं केंद्र में सरकार ही करती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार करती है, यहाँ राज्य में नीतीश कुमार वाली करती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो उस समय राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका अहम हो जाती है, जिसको स्वविवेक डिस्क्रिशनरी पावर वहाँ पर देखता है जो नहीं, किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी के पक्ष में हमको ये काम नहीं करना है, राष्ट्र हित में समाज हित में करना है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, जो दो पार्टी होगी केंद्र में चाहे राज्य, उसको आमंत्रित करे आप सरकार बनाइए, गठन कीजिए। तो स्वाभाविक है जो सरकार में सत्ता में रहती उसको परेशानी होगी, तो कहेगा जो आप इतना तारीख को
आप बहुमत सदन में दिखाइए। अगर बहुमत सिद्ध कर दिया तो सरकार कंटिन्यूटी में रहेगी, अदरवाइज क्या, फिर कोलैप्स होगा, फिर चुनाव होगा। तो मिड इलेक्शन जो कहता है, किसी भी काल में अगर चुनाव का जनरल इलेक्शन 5 वर्ष का किसी कारणवश अगर सरकार बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती है, और दूसरा भी अगर कोई को आमंत्रित किया जाता है वो भी नहीं सरकार चला पाता है, तो अंत में मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि का मतलब ऐसा नहीं 2.5 साल हो पूरा कर लेगा तब, वो कभी भी हो सकता है। एक होता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन, ये मिड इलेक्शन है। तो उपचुनाव में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई सदस्य हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, या फिर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, किसी पर मुकदमा चल रहा है, जेल में चला गया। उदाहरण देखे हैं, बिहार में देखे हैं, बिहार के मोकामा वाले अनंत सिंह, उपचुनाव हुआ है, बहुत लोग हैं ऐसे। एक और भी मुजफ्फरपुर के थे मुसाफिर पासवान, उसका मृत्यु हो गया तो उपचुनाव हो, तो उसमें फिर उसका बेटा जीत लिया, बहुत सारा है। तो उदाहरण आप बेहतर समझिएगा। तो चुनाव 3 प्रकार का, एक जो आम चुनाव होता है 5 वर्षों का होता है, एक मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव की स्थिति वही तो समकालीन किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार अगर पूरा 5 साल नहीं पूरा कर पाती है, तो मध्य का मतलब 2.5 साल नहीं है, तो सरकार अगर कोई गठबंधन नहीं बना पाती है तो अंत में चुनाव जो होता है उसको मध्यावधि चुनाव, मिड इलेक्शन कहा जाता है। एक बाई इलेक्शन होता है जिसको उपचुनाव कहा जाता है। उपचुनाव, बाई इलेक्शन, तो पूछ आपसे यही रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी किया जा सकता है। और एक चीज़ और भी है, जो उपचुनाव जो होता है वो शेष अवधि के लिए, कोई ऐसे मतलब सदस्य एमपी एमएलए हो जो 3 वर्ष पूरा के उनकी मृत्यु हो जाती है, या कोर्ट से या किसी कारणवश चुनाव आयोग उसको अयोग्य घोषित कर देता है, न्यायपालिका आयोग घोष के, तो शेष समय के लिए चुनाव होता है, शेष समय के लिए चुनाव हो। अब मध्यावधि चुनाव जब से होगा फिर आगे 5 साल के लिए होगा, ये ख्याल रखेंगे। उपचुनाव जो है शेष अवधि के लिए, और मध्यावधि चुनाव है जो उसके फिर जब से होगा, चाहे 3 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया होगा, 6 महीना, और उसके बाद जो होगा से फिर वो चुनाव होगा अगले 5 वर्षों के लिए। समझ गए होंगे। पंचायती राज, अशोक मेहता, अशोक मेहता, ये 1977, अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय व्यवस्था किया था, द्विस्तर व्यवस्था की बात किया था। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ है वो बलवंत राय मेहता समिति वाला है, जो त्रिस्तरीय जो चुनाव, पंचायती राज चुनाव से त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा, वो पहले का है ही। तो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है ये तारकुंडे समिति ही जो है से सब इंद्रजीत दिनेश गोस्वामी, ये सब इससे ये नहीं है संबंध इसका। भारत में पंचायती राज संस्था निर्देशानुसार हुई थी संघवाद। पंचायती राज क्या है? सत्ता का या शक्ति का विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यही ना, इकाई स्तर तक मतलब हम शक्ति को वहां तक, आपको भी शक्ति कुछ दे दिए, मैंने आप तक वितरित कर दिया, आप भी कुछ कीजिए और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। तो संघीय व्यवस्था का क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। शक्ति का तो केंद्र राज्य के बीच में है, तो यही तो है कि संघीय जो सूची है उसमें केंद्र सरकार या संघ कानून बनाएगी, उसका नियंत्रण राज्य में जो रहता है, राज्य जो भारत के राज्य है उसमें बनाएंगे, या समवर्ती जिसमें राज्य और संघ दोनों का रहता है, लेकिन डोमिनेंसी जो होता है, वर्चस्व चलता है केंद्र सरकार का। और पंचायत चुनाव जो है वो कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में था, लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। तो नीति निर्देशक तत्व के लिए
आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, न्यायालय में ही परिवर्तनीय मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जब 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संस्था बना दिया गया, तो उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब कि वह प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायत का चुनाव करा। पंचायत का चुनाव करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हो गया। और पंचायत की बात जो है से भारतीय संविधान के भाग 9 में है। जितनी बात है लगभग जो संभव है सब हम एक साथ आपको बोल देते हैं। ये तो आ ही तो गया। बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर। अगला जो है से पंचायत समिति है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। ये जो हो गया विलेज स्तर, विलेज लेवल है, ये ब्लॉक लेवल है। और अगला जो है जिला परिषद है, जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हो गया। अभी जो पढ़े थे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता 1957 है, और वो जो 77 में था अशोक मेहता, तो द्विस्तरीय कहा था। द्विस्तरीय में इसको नहीं कहा था, ये और ये सीधे कहा था। अभी तो व्यवहारिक में जो आप देखते हैं कहीं के रहने वाले हैं, तो ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक है। ये अपना रिपोर्ट 1958 में दिया। 1959 में आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला जो है उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिला में किए थे 2 अक्टूबर 1959 को। इसी के तहत तो आज जो हम इम्प्लीमेंट है, कार्यान्वित है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसकी स्थापना समिति गठन 1957 में किया गया था। ये अपना रिपोर्ट 1958 में दिया। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को जो लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, और समकालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ। क्या क्वेश्चन करिएगा, सारा कुछ तो हम एक के साथ समेट के बोल रहे हैं। ये हो गया। और ये त्रिस्तरीय, जो त्रिस्तरीय क्या है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद है। लेकिन अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में गठित किया गया था। त्रिस्तरीय के द्विस्तरीय की बात करता है, तो द्विस्तरीय में वो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल को कहता है नहीं होना चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ जिला। देखिए इससे ज़्यादा क्या मिलता है, थोड़ा बहुत मिलेगा। इस किताब है तो बहुत चीज़ मिलेगा, लेकिन परीक्षा के लिए काफ़ी है। 73वें संविधान पंचायत को कितने स्तर, तो क्या है वही जो है 3 स्तर अभी तो बोले हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य सभी, तो एक दिन तो और चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, ये इसमें निजता का अधिकार जो कहते, प्राण एवं दैहिक, जो हिंदी में पढ़ते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में यही कहता है कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है कि नहीं से इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा, जो गलती करता है चाहे अभियुक्त बनाया जाता है उस समय वह कानून क्रियान्वयन में है कि नहीं, ना कि पिछला कानून चाहे आगे कोई कानून। पहला भाग ये कहता है। दूसरा कहता है एक व्यक्ति जो एक गलती करता है तो उसको 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20 का दूसरा भाग कहता है। अनुच्छेद 30 का कहता है जो कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध जो है गवाह देने के लिए उसको आप मजबूर कंपेल नहीं कर सकते हैं, जैसे पुलिस करता है। और अनुच्छेद 21 यही कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई गलती अगर करता है तो उसको दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार जो कहते हैं से आप सीधे खत्म नहीं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दीजिए तो अनुच्छेद 21 में कहिएगा जो हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। तो उसके कहता है एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ,
माने अपवाद है कि कोई अगर गलती करता है तो उसको प्राण 21 के तहत ऐसा नहीं जो कुछ सजा नहीं मिलेगा। अगर उसको फांसी की सजा दीजिए तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत उसको उसे 21 अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया, यानी फांसी दिया जा सकता है। तो यह किसी भी स्थिति में ये सब फंडामेंटल राइट है खत्म नहीं होता। आपातकाल का मतलब है अनुच्छेद 300, यहाँ लिखा हुआ का आपात का मतलब है आर्टिकल 352, जिसको राष्ट्रीय आपात कहता है, लिखा ही हुआ है नेशनल इमरजेंसी। भारतीय संविधान कौन सा राज्यों में संवैधानिक असफल होने के स्थिति में, तो वही है 356, इसी को राष्ट्रपति शासन आप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अगर संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के, लेकिन इसमें भी है एक चीज, इसमें भी है लेकिन इसका नाम कुछ और दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हिदायत या निर्देश या डायरेक्शन के अनुरूप अगर कोई समकालीन राज्य सरकार अगर कार्य नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या करा है, संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, संवैधानिक तंत्र अगर वो क्या हो गया, उसमें गतिरोध उत्पन्न कर दी गया है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे चुनाव हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को नहीं बहुमत आ रहा है, कोई ये दावा कर रहा है ये पड़ता है, उसमें झट से केंद्र का डोमिनेंसी होता है। बिहार में कई बार हुआ है, बिहार में कई बार हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। केंद्र का वर्चस्व है कहने के लिए तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन व्यवहारिक रूप में एकात्मक हो जाता है, समझ रहे हैं, एकात्मक हो जाता है। लेकिन ये तो सब दिखता है, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट सा निर्देश या हिदायत केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, अगर वो उसको क्रियान्वयन करने में असफल रहती है तो उस समय भी अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। ऐसा तभी होता है जब केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न गठबंधन या भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकार होती है। तो एक बहाना जो होता है खेला जाता है, जो कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। अभी ईडी सीबीआई जो देख रहे हैं सब क्या है, यही सब है, एक तंत्र का उपयोग करना, नहीं कुछ होगा। स्वाभाविक केंद्र मजबूत है, भारत है तब बिहार यूपी है, राज्य है, इसलिए कि भारत जो है से राज्यों का संघ है, भारत है तब बिहार है। तो केंद्र की डोमिनेंसी तो होती ही है, उसका वर्चस्व तो होता ही है। तो यहाँ यही दोनों चीज, तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। 352, 356 और 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें जो है राष्ट्रपति शासन, इसमें वित्तीय आपात जिसको कहता है। लेकिन भारत में अभी तक इसका उपयोग कभी नहीं किया गया है, सारा क्वेश्चन बोलते हैं। लेकिन ये जो है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुकूल अगर समकालीन कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो इस आधार पर भी उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन संवैधानिक तंत्र में अगर असफल होने पर वो 356 के तहत राष्ट्रपति परसेंट रूल लगाया जाता है, थोपा जाता है, जिसको इम्पोज्ड कहते। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 ट्रिब्यूनल होता क्या है, यह भी अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। तो न्यायालय जो होता है जिसको आप कोर्ट बोलते हैं, ये कोर्ट, और दूसरा है क्या, ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये जो है से कोर्ट अस्थाई होता है और ये जो है से अस्थाई होता है। ये किसी खास उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, किसी खास उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं किया जाता,
समझे। जैसे कावेरी जल विवाद के लिए कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल किया गया, स्थापित किया गया, और विवाद खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी जो कोई कोर्ट में केस कम हो जाता है तो कोर्ट को बंद किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो किसी खास उद्देश्य के लिए इसका उद्देश्य कोई खास नहीं होता है, यह अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। तो ये प्रावधान जो किया गया क्या है, इसके भार को घटाने के लिए, इसके भार को घटाने के लिए पंचायत को इतना अधिकार क्यों दे दिया, संवैधानिक संस्था क्यों दे दिया गया कि पहले मुखिया जी के बात कोई नहीं मानता था, वो संवैधानिक संस्था न मानेगा तो वो भी जेल भेजवा देंगे आपको, वो भी सजा देंगे। फिर था जो उनके पास आर्थिक फंड नहीं है, आर्थिक मतलब उनको फंड मिलता है तो कुछ वो कदम उठा सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल यही है, ट्राइब्यूनल है जो न्यायालय के भार को मतलब कामकाज को कम करने के लिए किसी खास उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। न्यायालय जो किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं है, तो यही अंतर है। ये किया गया प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत इतना नया काम किया कि इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कि शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार 86वां 2003 शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार किया गया। तो शिक्षा जो पहले था वो राज्य सूची में था, इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, हो गया। और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो है से इस रूप में दिया गया, और शिक्षा जो है से आर्टिकल 21A में 21A जोड़ दिया, 21 में 21A जोड़ दिया गया, इसलिए कि शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट कर दिया गया। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, लीगल राइट कर दिया गया, जिस कारण मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का ये मौलिक अधिकार कर दिया गया। तो इसकी संख्या 7 हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये अनुच्छेद 21 जो अभी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं उसमें 21A जोड़ दिया गया, जिस कारण अभी भी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 के बाद जुटने के बाद 6 ही रह गई है। और 86वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 जोड़ दिया गया, जो फॉर्मर यूएसएसआर सोवियत संघ सारा चीज एक साथ कर दिए। भारतीय संविधान में की संशोधन, मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या 91, ये भी है आपका 2003। अब मंत्रियों की संख्या कितना हो, कुल सीट का 15%, चाहे केंद्र हो चाहे केंद्र तथा राज्यों में। आंख मूंद के जो था किथन किसको सबको भर देते थे मंत्रालय में, तो नहीं। लोकसभा में आपका कितना है, 545 है अभी तत्काल में। यहाँ विधानसभा में 243 है, तो 243 का 15% और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित। अब इसमें एक पार्टी का है चाहे गठबंधन का है, तो कौन कितना सीट लेके उसी अनुपात में आप देखे होंगे। इसी बार नीतीश कुमार जब 14 को शपथ लिए थे तो उसमें कुछ जदयू कोटा से कुछ बीजेपी कोटा से लिए थे मंत्री, और जो बचा उचा है तो वही है कि आप कुल सीट का 15% से अधिक नहीं
यह 91वां संविधान 2003 के तहत के पहले वो एकदम जमघट बना देता था, जितना है हलूल जलूल सबको एगो मंत्रालय देकर रख देता था, लेकिन अब वो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बन लेते, ये तो कहाँ से आ गए। नरेंद्र सिंह एक बार चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, बड़े वकील भी रह चुके हैं, प्रशासक भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यही तो बंकिम चट्टोपाध्याय, यही है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो है जिसका 150वां बरस 2025 में मनाया जा रहा है। करंट इवेंट में आप देखेंगे जो 1 वर्षों तक चलेगा, 2026 तक, यही है 1875 से लेके। सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य के सेंटर स्टेट सरकारिया, इसे RS सरकारिया है। RS सरकारिया मतलब रंजीत सिंह सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया, ये चीफ सरकारिया हो गया, पूरा नाम है। ये 1983 में हो गया। केंद्र राज्य के संबंध के लिए के लिए सरकारी आयोग का गठन रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में 1983 में किया गया था। न्यायमूर्ति पुंछी जो है, पुंछी यह भी तो है इसी से, सॉरी चुनाव सुधार से। न्यायमूर्ति पुंछी, मदन मोहन पुंछी, MM पुंछी। कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तब वित्त आयोग तो आर्टिकल 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है। चुनाव आयोग जो है से आर्टिकल 324 है। ये जो है से नहीं है, समझे, ये नहीं है। तो कुछ है संवैधानिक निकाय, मैंने वैसा विभाग, वैसा संस्था जिसका संविधान में और शासन प्रशासन को चलाने में इसकी बहुत बड़ी, इसका काम के कर्मचारी, इसकी चर्चा नहीं है। और इसी के तहत संघ लोक सेवा आयोग है। तो जैसे आप बिहार के हैं, यूपी के कहीं के हैं, तो ऐसे समझने के लिए हर राज्य में BPSC है, JPSC है, UPPCS है। तो अनुच्छेद 315 में भारत के संविधान में कहा गया है कि संघ स्तर केंद्र स्तर के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर के लिए अधिकारियों के नियुक्ति के लिए एक आयोग होगा, जिसको PCS कहा जाता है। उस PCS का एग्जाम्पल है BPSC, JPSC एंड अदर्स। स्वतंत्रता के आधार पर भारत के राज्यों में पुनर्गठन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता वाली गठन किया गया था। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, सब जरूरी है। जनसंख्या क्षेत्र नहीं होगा तो भौगोलिक क्षेत्र चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना। हम कह रहे हैं से इस राज्य के निवास कोई स्थान नहीं है, बिहार है ये नहीं, भौगोलिक उसका विस्तार है नहीं, तब भौगोलिक विस्तार भी चाहिए, यानी ज्योग्राफिकल जमीन भी चाहिए। उसके बाद जनसंख्या चाहिए। एक है गांव, हमें कोई आदमी नहीं है, तो किस पर अभिशासन, किसके लिए मुखिया पंचायत, किसके लिए थाना। अब फिर कह रहा है ये सब कुछ है, सरकारें नहीं है। ये सब जरूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण पूछ रहा है संप्रभुता, सोवरेंटी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, माने कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो। सोवरेंटी का मतलब हम आंतरिक, जैसे इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब क्या? भारत अपना निर्णय लेने के लिए खुद वो सक्षम है, और किसी बाहरी हस्तक्षेप का वो क्या करता है, मतलब विरोध करता है। जब बाहरी हस्तक्षेप से वो स्वतंत्र है, उस पर कोई, जैसे जो भारत से पाकिस्तान बटा 15 अगस्त के, तो 2 डोमिनेंट स्टेट्स के रूप में अधिराज। उसका क्या मतलब है कि अभी पूरा
अधिराज्य का तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तो देना, लेकिन भारत जो पूर्ण स्वतंत्रता खोजता, पूर्ण स्वतंत्र चाहता था, तो मतलब डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब, हम आपको स्वतंत्र किए लेकिन हमारे अधीन रह के आपको करना पड़ेगा, हमारे अधीन रह के काम करना पड़ेगा। तो संप्रभु का मतलब है कि अपने आप से मजबूत, और दूसरा क्या है, कि बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त हैं, हम पर कोई मतलब कोई थोप नहीं सकता है ये कीजिए। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में क्या होता है, ये तो बड़ा ऐसा मुद्दा है जो मतलब क्या इसको चिंतन कहिए चाहे वाद विवाद का चीज है। हम कितना स्वतंत्र है, संप्रभु है, तो पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से देखिएगा तो विपक्षी तो हर हमेशा कुछ कहेगा। हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना कहते हैं, क्या कहते हैं, चीन के साथ उनका क्या होता है, अमेरिका के साथ क्या होता है, पाकिस्तान के साथ क्या होता है, तो उस समय सच्चाई तो होती है। तो इसीलिए कहे जो बड़ा चिंता का, चाहे ऐसा वाद विवाद का, इस पर एक डिबेट की जरूरत है। लेकिन संप्रभु का मतलब है कि हम कोई भी निर्णय अपने देश हित के लिए, समाज हित के लेने के लिए हम स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण है, किसी के बातों में आके किसी के भय से हम नहीं करते। संप्रभु का ही मतलब होता। तो भौगोलिक क्षेत्र होगा तभी कोई राज्य होगा, उसमें जन सरकार किसके लिए भाई, तो वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या कैसे काम करेगा, कोई नियम कानून नहीं होगा तो कैसे वो समाज चलेगा। लेकिन संप्रभु ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संप्रभु। आप ही के घर में घर के मम्मी पापा गार्जियन है, तो डिसीजन अगर दूसरा बगल वाला लेगा तो आप संप्रभु थोड़ी कहलाइएगा। आपके गांव का फैसला दूसरे गांव वाला करे, आपके राज्य का फैसला दूसरे राज्य वाला, आपके देश का फैसला दूसरे देश वाला करे, तो सोवरेन थोड़ी कहलाएंगे। तो यही है, ऐसा ही ऑप्शन है जिससे बड़ा सोचने का चीज़ है। लेकिन आपको सबका मतलब है, ये नहीं रहता तो कोई एक से अधिक आप कर सकते थे। भाग संघ राज्य क्षेत्र, संघ मतलब स्टेट एंड राज्य क्षेत्र की बात का है, और संघ राज्य संबंध कोई दूसरा चीज है। तो ये भाग 1 है। अब भाग 1 में आर्टिकल जो है से 1 से 4 तक है ये चर्चा। अब भाग 2 होगा, इसमें तो है नहीं, भाग 2 होगा तो इसी में नागरिकता है, सिटीजनशिप, इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग अगर 3 रहता तो इसी में है आपको फंडामेंटल राइट क्या है, तो याद करने का। भाग 1 में है 1 से 1, इसी 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसकी चर्चा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में कर दिए हैं कि इसका 2 अर्थ है कि भारत है तब बिहार यूपी झारखंड कोई है, 28 राज्य है, यूटी जो है केंद्र शासित 8 है, भारत है। तो ऐसा नहीं जो बिहार अभी चाहेगा किसी दूसरी पार्टी की सरकार में तो बिहार अलग हो जाएगा। तो ये संघ जो है, संघ या किसी करार का, किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। और इस संघ में जितने राज्य हैं वो कभी से अलग नहीं हो सकते। यूनियन का यही मतलब है। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान, संशोधन का प्रावधान इसमें है, और इससे 2 बात है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। पहला है ये भाग जो है 20 में है संविधान का संशोधन का प्रावधान, चाहे जो किया गया है संविधान के भाग 20 में है, ठीक है। अनुच्छेद 368 तो है ये है, और दूसरा है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है, जो संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। सीडीपीओ में एक बार केवल यही पूछा था, साथे पूछा था 368 के साथ भाग, तो 368 ऑलमोस्ट लोग रटे हुए हैं, लेकिन भाग ये भी याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा संसद को अनुमोदन होने के लिए कितना चाहिए, 1 महीना, 1 महीना, 1 माह हो गया। लेकिन नोट में जान लीजिए, यह इस ऐसे देख लीजिए, पहले ये लिख देते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना,
आपातकाल 3 तरह का होता है। आपातकाल आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। हो गया, जिसमें पहला है आपको आर्टिकल 352, यही पूछ रहा है, ये 1 माह चाहिए। और आर्टिकल 356 जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 2 माह में हो जाना चाहिए। आर्टिकल ये 360 है जिसको वित्तीय आपात कहते हैं, ये भी 2 माह है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब कह रहा है कि यह भी 352 वाला भी आपका क्या था, ये तो अगला हो गया, इसी में लिख देते हैं। तो पहले जो था ये 1 माह से पहले, यह भी 2 माह का था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। ये नया चीज इसमें जोड़ दिए हैं। यह भी तो 1 माह है, 2 माह है, तीनों एक के जगह से जान लीजिए। लेकिन 44वां संविधान से यह भी 2 माह का था। तो वही पूछ रहा है, इसमें क्या राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत 358। तो ये तो थोड़ा अंदर का चीज है, पढ़ने का क्वेश्चन है। 358 तो ये तो देख रहे हैं, 356 में यह आपात है, 300 ही तो लिखे हैं, 361 कुछ और चीज है। 361 में है क्या चौल? 361 में यही है जो किसी लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो सदन चलता है उसमें पत्रकार को वह सही सूचना आम लोगों तक पहुंचाने की उसकी स्वतंत्रता दी गई है, और कुछ नहीं। 361 में यही है कि देखते हैं संसद का सत्र चलता है तो उसमें पत्रकार को जो रजिस्टर्ड है उनको वहाँ जाने की अनुमति होती है, और संसद के सत्र के अंदर क्या हुआ, क्या कौन एमपी बोले, कौन मंत्री बोले, हम तक तो वही पहुँचाता है मीडिया। तो मीडिया को अनुच्छेद 361 के तहत ये स्वतंत्रता दी गई है कि सही चीज को जनता तक पहुँचावे। समझ गए? 361 में ही है। और 360 में अभी बताए हैं जो वित्तीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। सब तो एक के साथ आपको कर लिए। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की नहीं, तो पहले एक बार हम कह चुके हैं, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष चाहिए। ये जो चाहिए लोकसभा विधानसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए आपको। एमएलसी या राज्यसभा के बनने के लिए ये हो गया एमपी या एमएलए, ये हो गया आपको, ये अभी एमपी लेकिन उच्च सदन के। एमएलसी ये तो पूछिए रहा है, इसके लिए वोटर बनने के लिए 18 वर्ष चाहिए। 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत कर दिया गया था इसको। बलवंत राय मेहता समिति, देखिए यही तो है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। अब बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए है? पंचायती व्यवस्था के लिए। आइए बलवंत राय मेहता तो 1957 में देते हैं। आइए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करते हैं। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, ये तो चर्चा कर चुके हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद। 42वें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ इंटेग्रिटी गणराज्य नहीं था, ये रिपब्लिकन नहीं था, सोशलिस्टिक था, सेकुलरिज्म था, इंटेग्रिटी था, सब था, लेकिन ये नहीं था।
एक ही बार प्रस्तावना में अब तक प्रस्तावना में एक ही बार क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। हुआ क्या, 42वां, उसमें क्या क्या जोड़ा गया, यही जोड़ा गया, ये नहीं जोड़ा गया। शिक्षा जो मूलभूत राज्य का भी तो पहले ही बोल चुके, समवर्ती में ला दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 को। शिक्षा पहले क्या था, शिक्षा था राज्य सूची में था, ये तो लिख रहा है, लेकिन अब जो हो गया 42वां से क्या हो गया, शिक्षा समवर्ती सूची में हो गया। समवर्ती सूची में किस में, 42वां संविधान स्थानांतरित की। इसका मतलब शिक्षा में कोई कमी रह जाती है, चाहे इसके ऊपर जो खर्च वहन करेगा वो केंद्र राज्य सरकार दोनों का होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, यही जो है अभी तो चर्चा किए हैं, ये 1976, अब नहीं ना होगे। थैंक यू। ये आपका पॉलिटी का 2 वीडियो मिल गया। अब इसमें देखेंगे, कोई एक मेडाइवल का है, चाहे साइंस वगैरह का जो है से करेंगे। अब तो 2-4 दिन परीक्षा का रह गया है, इसको तो चलते रहेगा ये आगे। तो अब फिर जो है अगले वीक से ये जब ख़त्म हो जाता है तब बीपीएससी एडीओ का डेट दे दिया गया, जैसा आपको पहले हम ये क्लास से शुरू होने पहले वीडियो में बताए। तो उसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, सहयोग कीजिए हमको। टीचिंग तो हम इतने वर्षों कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा नया चैनल है या नया अपना सब कुछ, इसमें आप लोग जो इसमें कुछ आप लोग का जाता है ना, अधिक से अधिक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो हमको भी एक आत्मबल मिले, जैसे लगे जो हम भी आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी इसमें तो आपका कुछ जाता नहीं है। और जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने की बात है, तो ये तो अभी है जो दरोगा का 1वीं के बाद परीक्षा खत्म होता है, बीपीएससी एडीओ के लिए जो यूट्यूब पर जो होना है वो सब तो चलते रहेगा। फाउंडेशन कोर्स में आप लोग जुड़िए, और नहीं तो अगले वीक एडीओ के लिए बहुत ही सुनहरा और सस्ता, सुगम और बेहतरीन आप लोग के लिए कम पैकेज ला रहे हैं, जिसमें पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने सारे जो आपके सब्जेक्ट का चीज़ है वो 2.5 महीना से लगभग 2.5 महीना है से ज़्यादा ही है। वो मात्र आपको 99 में विस्तृत तो नहीं, लेकिन काम का चीज़ सब पढ़ा देंगे। मात्र 99 रुपया में सारा चीज़, 2.5 महीना। उसमें अधिक से अधिक आप जुड़िएगा, तभी हमको मेहनत करने में मन लगेगा। वो कुछ नहीं जाता है, 3 महीना पढ़ाएंगे तो 1 रुपया का रोज है आपको, हो गया। या फिर जो लोग पढ़े हुए हैं तो उनके लिए वही सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी रहता है। उसमें मॉडर्न से ज़्यादा ज्योग्राफी का, वर्ल्ड, इंडिया, बिहार का, वो सब लगभग एग्जैक्ट अभी हम लोग काउंट हम ही नहीं किए हैं, आजकल में कर लेंगे। आपको मेरा जो चैनल है टोटल जीएस के प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आज ही के बाद कल से नोटिस उसमें देख लीजिए। वो भी उसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन जो है ऐसे प्रश्नों की संख्या आपसे कमिटमेंट किए तो कुछ हलूल जलूल डाल देंगे, जिसमें एक, जैसे अभी हम ये करते हैं वैसे एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन जो आपको डिस्कस कराएंगे, तो लगभग 8-10 हज़ार क्वेश्चन हो जाएगा। उसका भी मात्र आप लोगों से जुड़ने के लिए, अधिक से अधिक जुड़ने के लिए, क्लास तो हम ले ही रहे हैं, बच्चे जुड़ भी रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसका भी मात्र 99 रखे हैं। उसमें आप अधिक से अधिक जुड़ जाइए, इसमें कुछ नहीं है। 3 महीना तक पढ़ाएंगे आपको। 2000 प्रश्नों का अगर है कलेक्शन, प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, तो उसका आंसर आपको 4-5 जरूर मिलेगा एक प्रश्नों के साथ। उसमें जो है से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस होगा, कुछ नया मेरा डेवलप किया होगा, और उसमें अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा ही। उसमें आप लोग कितनों पढ़ लिए हैं, अगर मान लिया कि परीक्षा 100 प्रश्नों का देने जाते हैं, उसमें मेरे क्लास से अगर 2-4-5 अगर 10 भी मिल जाता है, एवरेज क्वेश्चन तो सब लोग ठीक कर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कुछ नहीं है, 100 रुपया 99, उसमें 3 महीना आपको पढ़ना है। उसमें अधिक से अधिक आप पढ़िए, अपने मित्रों को उसमें जुड़वाइए। वो एक तरह के, इसको फी नहीं कहें,
हमको समझने के लिए या फिर आपके लिए हम कितना बेहतर करना चाहते हैं वो आपको एहसास होगा। 1 हफ्ता के अंदर में ही लगने लगेगा, 2-4 दिन में इसमें जुड़िए और अधिक से अधिक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।